नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्राम पंचायत अधिकारी अर्थात बीडीओ 2015 के पेपर को, जो 21/2/2016 को आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य है जो 2018 का री एग्ज़ाम होना है, ये 22 के दिसंबर में या जनवरी 23 में होगा और इसमें आपको सेफ़ स्कोर लाना है। तो आपको पुराने पेपरों पर फोकस करना होगा कि किस तरह से पुराने पेपर आए हैं, क्या पैटर्न था। तो हम 2015, 2016 और 2018 में आयोजित हुए वीडियो के जितने एग्ज़ाम हैं सभी को देखेंगे और मैं इसी चैनल पर 100 लगभग वीडियो के प्रैक्टिस सेट डालूँगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में चुनें। ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी है विवेकी, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी विनम्र। तो इसका सही उत्तर होगा मधुर, क्योंकि कठोर का विलोम होता है कोमल, विवेकी का अविवेकी और विनम्र का धृष्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको बोलते हैं हम इंद्रजीत, क्योंकि एक यहाँ पर जो गलत होता है वो जितेंद्र विकल्प को होता है। जितेंद्र होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। अगला क्वेश्चन है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को बोलते हैं हम कुलीन, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी है विषम्यवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है निषेधात्मक वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि इसकी व्याख्या देख लीजिए। जिस वाक्य में इच्छा, स्तुति, आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अतः ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे एक इच्छावाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, श्री गणेश का विलोम होता है। तो इसका सही उत्तर होता है इति श्री, क्योंकि श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना और इति श्री का मतलब होता है समापन। अगला क्वेश्चन है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए है सुमन फूल का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी पुष्प भी फूल का पर्यायवाची है और डी कुसुम भी फूल का पर्यायवाची है, जबकि तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है, ये पुत्री का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ये कई बार आ चुका है, मोस्ट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद विंसी जाए छिन में गरब करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है भक्ति रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है करुण रस और ऑप्शन डी है शांत रस। तो यहाँ पर पहले इसके अर्थ को समझना होगा। मन रे तन कागज़ का पुतला, मन जो है, मन से बात कही गई है कि तन कागज़ का पुतला है या तन कागज़ के पुतले के समान है। लागे बूंद विंसी जाए छिन में, मतलब जैसे बूंद लगेगी वैसे ही ये एकदम विलीन हो जाएगा। गर्व करे क्या इतना, मतलब इस पर इतना गर्व क्या करना है। मन जो है कागज़ के पुतले के समान है और ये पानी की बूंदों लगते ही उसके जैसे विलीन हो जाएगा। तो यहाँ पर शांत की बात की गई है, इसलिए इसमें शांत रस होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। तो वह होता है चौपाई छंद, क्योंकि चौपाई छंद एक सम्मात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। परिजात कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, कल्प तरु भी कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, देव वृक्ष भी, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ये सभी। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। पारिजात, कल्प वृक्ष, कल्प तरु, देव वृक्ष, देवद्रुम, मंदार, हरिचंदन, कल्पद्रुम आदि कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है। तो पाली भाषा है, संस्कृत भाषा है, अपभ्रंश भाषा है या प्राकृत है। तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत, क्योंकि संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है, अर्थात हिंदी का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें अध्ययन, जो कि गलत होगा। ऑप्शन बी अध्ययन
कुछ हद तक सही है। ऑप्शन सी अध्ययन ये गलत होगा और अध्ययन भी गलत होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हलंत का मिस्टेक लग रहा है, तो इसलिए अध्ययन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो संज्ञा नहीं होता, सर्वनाम नहीं होता, विशेषण नहीं होता, अवयव जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में लिखा हुआ है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। यहाँ पर देखोगे तो लिंग, वचन, कारक का प्रयोग करने के बाद भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में वैसे तो व्यंजनों की संख्या 39 है, लेकिन परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। अर्थात वे व्यंजन जो संस्कृत से होते हुए आ रहे हैं उन्हें परंपरागत व्यंजन कहते हैं, तो इनकी संख्या टोटल 33 है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला गया है कि निर्देश 16 से 20 तक ये पैराग्राफ है। नीचे काव्यांश को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया गया है, कुछ भी बन बस कायर मत बन। पंक्ति कह रही है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। पाहन यहाँ पर देखोगे तो पत्थर, मतलब तेरा रास्ता पत्थर रोकते हैं। आगे कहा गया है इसमें, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा वह युगों तक खून पसीना। तो इसमें कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कहा गया है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? ऑप्शन ए गम के आंसू पीने की, जो कि गलत होगा। ऑप्शन बी आत्मसमर्पण करने की, ये भी गलत है। रुकावटों को ठोकर मारने की, तो ऑप्शन नंबर सी इसको सही होगा, तो इसलिए 16 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इस पंक्ति में कायर का अर्थ है, तो कायर का अर्थ है सहज, गलत है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, समझौतेवादी। यहाँ पर लेखक ने कायर का आश्चर्य समझौतेवादी से लिया है, जो अपने समय के साथ बुरे हालातों से समझौता कर लेता है, तो वो कायर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा? ऑप्शन ए है, कुछ भी बनना आसान है, गलत है। कुछ भी बनना मुश्किल है, ये भी गलत है। कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, पाहन। पाहन शब्द का पर्यायवाची, जैसे मैंने बताया था पाहन का अर्थ होता है पत्थर, तो इसलिए इसका पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए आदर्शवादी, ये गलत है। समझौतेवादी, जो कि अभी पहले भी था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो अव्यय भाव ये गलत है, इसमें नहीं होता। दिगु, ये सही होगा, दिगु में पहला पद संख्यावाची होता है। आगे देखेंगे हम, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र को अगर समास विग्रह करोगे तो राजा का पुत्र, इसमें का विभक्ति आती है, तो काव्य जब जिसमें विभक्ति आती है वो होता है तत्पुरुष समास, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। मतलब इसमें भिन्न बताना है, समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। तो ये तीनों देखोगे आप, समस्या, कठिनता और जटिलता, तीनों एक से शब्द हैं, जबकि खेद जो होता है वो दुख को बोला जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भिन्न बताना है, घर, प्रयोजन, बच्चे, परिवार। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि जो घर के अंतर्गत ही आते हैं परिवार, प्रजन और बच्चे। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान उसे क्या कहते हैं? मतलब उसे कौन सा समास कहते हैं? तो पूर्व पद प्रधान होता है ऑप्शन नंबर सी अव्यय भाव समास का। इसमें पहला पद प्रधान जबकि उत्तर पद गौण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें 26 में कहा गया है, दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो माने जाते हैं वो कबीरदास को माना जाता है। और कबीरदास ऐसे
महान लेखकों में हैं जिनसे वीडियो के हर सेट में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इनसे के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। इनकी व्याख्या पढ़ते हैं। कवि निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे कवि थे जो संत होने के बाद भी पूर्णतः ग्रस्त जीवन का निर्वाह किया। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जब तब, अवतारवादी आदि का घोर विरोध किया और ये एकेश्वरवादी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो आपको पता है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो आप याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जयशंकर प्रसाद जो थे वो कामायनी के रचयिता थे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी थे। इनके अन्य रचना हैं चित्रधार, कानून कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक आदि। तो इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं। आप सारी रचनाएं इनके देख के जाइए अगले पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है और आदिकाल में जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी महत्वपूर्ण हैं, कई बार पूछी गई हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता चंद्रवत दाई थे। आदिकाल की अन्य रचना जैसे विशलदेव रासो जो कि नरपत्ति नालय की रचना है, परमाल रासो जो जागनिक की रचना है, विजयपाल रासो जो नल्ह सिंह की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी, धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में होगा मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर जैसे कि ये धीरे धीरे आया है तो यहाँ पर 3 बार आने की वजह से रूपक भी लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न कई बार आ चुका है इसलिए इसका सही उत्तर मानवीयकरण ही आता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव अर्थात मानव की तरह किया जाए या निर्जीव वस्तु का मानवीकरण किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये शब्दकोश हर किसी से नहीं हो पाता, इसलिए इसका सही उत्तर इसमें आपको देखना है क के बाद जो श का क्रम आता है। आगे देखते हैं हम। खग जाने खग की ही भाषा लोकोक्तियों का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। ऑप्शन ए है पक्षियों की तरह बोलना, गलत है। पक्षियों की भाषा न जानना, ये भी गलत होगा। पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, ये भी गलत है। समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं, तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर डी। तो खग जाने खग की ही भाषा इसका अर्थ होता है समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 33वां जो प्रश्न है इसमें दिया गया है नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटा गया है येरेलेवे में। तो कुल मिलाकर के इसमें एक वाक्य को कई टुकड़ों में बांटा जाता है और उसका क्रम हमें निर्धारित करना होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धैर्य, अग्नि का धर्म पर्याय होना चाहिए। तो इसमें एक क्रम लगा करके आप देख लीजिए इसको। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और देखते हैं इसे किस तरह से सही है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकता है, मतलब इस वाक्य को पूरा करना होता है क्रमबद्ध रूप से। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकता है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो देख लीजिए आप इसको। अगला क्वेश्चन है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है, तो इसको बोला जाता है महामूर्ख। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो इसमें जैसे दिया गया है ऑप्शन ए में धनवान को व्यर्थ, बी में दे रखा है बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो यहाँ पर 2 शब्द एक साथ आ गए, धनवान को व्यर्थ और बेकार में। तो यहाँ पर जैसे बेकार में अगर हम इसको इस तरह से पढ़ें, धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा, तो एकदम शुद्ध होगा। तो इसलिए इसका जो बी विकल्प है वो गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो सर्वोत्तम
जो कि यहाँ पर आधा तय प्रयोग और होगा तय के साथ, इसलिए ये गलत होगा। संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, ये भी गलत होगा। कीर्ति में ती जो है छोटी की मात्रा लगती है, ये भी गलत होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, शब्द के मध्य में, ये भी गलत है, शब्द के अंत में, ये भी गलत है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द के आदि मतलब प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिठा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आप देख रहे होंगे इसमें आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह में सही संधि विच्छेद है, तो इसका सत्या यहाँ से तोड़ेंगे, या में सत्य प्लस आग्रह में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और आपको दिख रहा होगा इसमें सत्य मतलब ए निकल रहा है और ए के बाद में आग्रह आ रहा है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार होगा उसको हम संधि कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि यदि दो शब्दों के मेल से जो विकार होता है वो समास होता है, तो याद रखना इसमें दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला सामान्य जानकारी का खंड है। इसमें 41वां क्वेश्चन दिया गया है, एक एकड़ में कितने वर्गज होते हैं? तो ऑप्शन ए है 48-40 वर्गज, ऑप्शन बी है 45-50 वर्गज, ऑप्शन सी है 52-48 वर्गज और ऑप्शन डी है 44-82 वर्गज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये रेलवे में कई बार पूछा गया है, एक एकड़ में कितने वर्गज होते हैं? तो 4840 वर्गज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होगा 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और आप एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसकी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, क्योंकि कई बार पूछा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। सन यहाँ पर सर होगा, सर ऑस्बॉर्न स्मिथ RBI के प्रथम गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आपको उत्तर प्रदेश पर भी विशेष फोकस करना होगा, क्योंकि हर पेपर में उत्तर प्रदेश से भी 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए इस चैनल से, आपको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई? तो ये उत्तर प्रदेश से प्रश्न आया था, करंट अफेयर्स का था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही था। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो यहाँ पर उप प्रधान पद की बात की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा 2/3 मतों से जो मेंबर होते हैं वो इसको हटा सकते हैं। तो इसलिए आपको देखना होगा, ये प्रधान के लिए भी यही प्रक्रिया है और उप प्रधान के लिए भी। इसकी व्याख्या देखते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रस्ताव जिला पंचायत राज्य अधिकारी को भेजा जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही लाया जाएगा। मतलब किसी भी प्रधान या उप प्रधान के विरुद्ध अगर हम प्रस्ताव लाते हैं तो कम से कम 1 वर्ष पूरा हो जाए तभी लाया जा सकता है। यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो जाए तो दोबारा उस प्रस्ताव को लाने में 1 वर्ष और लगेगा, मतलब 1 वर्ष बाद ही दोबारा ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया? तो इसका जो सही उत्तर था वो अलीगढ़ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से आया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया था? तो ये इसका सही उत्तर आया था उस समय, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। आपको देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर से भी काफ़ी प्रश्न आए थे। ये फिर उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायत हैं? तो लगभग 52,000 ग्राम पंचायत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो मोरारजी देसाई ये सही थे, और ऑप्शन बी देवीलाल नंदा ये भी
बने थे उप प्रधानमंत्री, लालकृष्ण आडवाणी भी बने थे, जबकि वीपी सिंह नहीं बने थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि उप प्रधानमंत्री के पद पर कभी नहीं बैठे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वीपी सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री पद को कभी सुशोभित नहीं किया। भारत के उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कई परीक्षाओं में पूछा गया है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोरारजी देसाई भी बने हैं, चौधरी चरण सिंह भी बने हैं, जगजीवन राम भी बने हैं, यशवंत राव चौहान बने हैं, चौधरी देवी सिंह लाल बने हैं, ये तो 2 बार बने हैं, और लालकृष्ण आडवाणी ये व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। किस विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितनी सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक और कम से कम की बात की गई है, तो इसमें कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। ये व्याख्या देखते हैं। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में दी गई है। आप एक शब्द पर और ध्यान दीजिए, जो प्रतिनिधियों है, ये कई बार परीक्षा में शुद्ध वर्तनी में आ चुका है, लेखपाल में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता? तो आईपी पता अद्वितीय होता है, कंप्यूटर का नाम अद्वितीय होता है, वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से पूछा गया प्रश्न था। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा दर्शाया जाता है ऑप्टिकल डिस्क को। तो कंप्यूटर से भी काफ़ी प्रश्न आए थे, आप कंप्यूटर भी अच्छे से तैयार करके जाएं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट, ये भी कंप्यूटर का है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं .xls, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये नहीं है MS वर्ड, ऑप्शन सी सही होगा। तो आप देख रहे होंगे 4 प्रश्न अभी तक आ चुके हैं कंप्यूटर से, और 5वां ये है कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस ऑप्शन नंबर वी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर वी जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर, कीबोर्ड और माउस ये इनपुट डिवाइस हैं। तो 5 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, और हर पेपर में 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए कंप्यूटर को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को, क्लोम को, यकृत को, आंत को? तो ऑप्शन ए सही होगा, निमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश विकल्प के अनुसार चीन होगा, क्योंकि 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ 14 देशों की सीमा लगी है, एक तो है रूस और दूसरा है चीन। तो यहाँ पर चीन विकल्प में है, इसका विस्तार भी पढ़ सकते हो। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है, जिसमें 14 देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो ये बायोलॉजी से आया हुआ प्रश्न है, रक्त से, तो इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा में 55 से 60% मात्रा मानव रक्त में प्लाज्मा की होती है। अगला क्वेश्चन पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो ये संतूर वादक थे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो विविध से भी प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपको पता होगा भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसके बारे में समझ सकते हो थोड़ा सा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, इसकी शुरुआत 1954 से हुई थी, ये भी याद रखना। भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी 1954, यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इसके मेडल पर सूर्य का चिन्ह होता है, तो याद रखना जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसमें सूर्य का चित्र होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आपको पता होगा उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पंचायत राज मंत्री कौन है? तो उस समय उत्तर प्रदेश के पंचायत राज मंत्री थे श्री कैलाश यादव, लेकिन इनके पेपर से पहले मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसमें ऑप्शन जो था कोई भी नहीं था, और आप बी को ही चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है
स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न कई बार पूछा गया था उत्तर प्रदेश से। तो पुरुषोत्तम दास टंडन। आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए थे। आप अगर पेपर देने जाएं तो उत्तर प्रदेश को अच्छे से तैयार करके जाएं। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? 43वें मुख्य न्यायाधीश उस समय जो बने थे वो थे जस्टिस टी.एस. ठाकुर। आज तो 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देख लीजिए, भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है वो इंदिरा कॉल है, और किबुथु भारत का सबसे पूर्वी छोर है, गुहुरमोती पश्चिमी छोर स्थित है। तो आप इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का जो शासनकाल था, अकबर का बेटा, इसका शासनकाल था 1605 से 1627 तक, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद ये बना था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए थे, आप हिंदी को भी अच्छे से तैयार किए। 69वां सवाल है इसमें, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जो थे, कुल मिलाकर के एकमात्र भारतीय गवर्नर जो बने थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये दिया था आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज, ये तुम्हें पता है फिजिक्स से पूछा गया प्रश्न है। तो सभी विषयों से लगभग एक एक दो दो प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और करंट अफेयर्स का काफ़ी बड़ा रोल रहा है इसमें। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता है, यह आर्किमिडीज के उत्प्लवन सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाती है, जबकि जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार से अधिक होता है, जिससे पानी का जहाज तैरने लगता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखेंगे भाग 3 सामान्य बुद्धि परीक्षण अर्थात रीजनिंग, और इसका क्वेश्चन नंबर 71 है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला के उसी क्रम में समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन, मतलब किस में सभी अक्षरों के मूल्य का योग सर्वाधिक होगा? तो आपको सारे अक्षरों को लिखना है और देखना है कि किसका मूल्य सर्वाधिक होगा। तो आप देखोगे, जैसे HEART को जोड़ोगे, H का 8 होता है, E का 5 होता है, इसी तरह से सबको जोड़ोगे तो आपको दिख रहा होगा जो तीसरे वाले विकल्प में है 73, इसका मूल्य सर्वाधिक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, नीचे एक पासे के 4 प्रारूप दर्शाए गए हैं, इस पासे में अंक 2 के विपरीत बताना है। तो 2 का विपरीत आप देख लीजिए इसको, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 5। अगला क्वेश्चन है 73, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन होंगे? तो 18 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, तो 18 गुणा 18 गुणा 18, ये 3 भुजाएं लेंगे हम घन की, और 3 सेंटीमीटर का बनाना है तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, इस तरह से ये हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 छंग 36 छक्का 216, इसका सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर 2 सप्ताह पूछा गया है, 2 सप्ताह, क्योंकि सप्ताह बाद तो दिन वही आ जाता है, तो इसलिए सप्ताह कोई रोल नहीं होगा। अब 4 दिन पहले देख लो या फिर 3 दिन आगे पहुँच जाओ, तो रविवार के 3 दिन आगे होगा। रविवार के पहला दिन होगा सोमवार, दूसरे दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? तो विनोद उसका पिता लगेगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, एक पिता ने अपनी पुत्री के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार स्वरूप दिए। कुल 280 रुपये एकत्रित हुए। तो आपको दिख रहा होगा ये मैथमेटिकल क्वेश्चन आया, तो लड़कों की संख्या इसमें है 8। आप सॉल्व कर लीजिए इसको और ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 5 छात्र ABCD और E उपस्थित हुए। यदि
सी को बी से 5 अंक कम मिले, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले और ए से 20 अंक कम मिले एवं ई को बी से 20 अंक अधिक मिले और बी को कुल 40 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका उत्तर है 70। तो ए को 70 अंक मिले, आप सॉल्व कर लीजिए। और आप एक बात और ध्यान रखें, जितने भी यूपीट्रिपल द्वारा पेपर होते हैं वो उसमें कहा जाता है कि मैथ नहीं आता, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। इसलिए आप मैथ को थोड़ा थोड़ा देखते रहें क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग इसमें ज़रूर आएगी। और 2018 के री एग्ज़ाम जो वीडियो का होगा 23 में हो या 22 के लास्ट में हो, उसमें भी आपको अधिक प्रश्न मैथमेटिकल देखने को मिलेंगे। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा मैथ भी तैयार करते चलें। अगला क्वेश्चन है, ये भी लगभग मैथमेटिकल रीजनिंग का ही है। एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति 3 भाषाएं बोल सकता है और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषा बोल सकते हैं। तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आप देख सकते हो 7 व्यक्ति अंग्रेजी 7 और 15 व्यक्ति हिंदी 15, और इसमें 15 बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। तो 15 7 हो जाएगा 22, 6 28 और ये व्यक्ति डबल तो 4 व्यक्ति घट जाएंगे। इस तरह से देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 24 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित सारणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तार्किक रूप से उपयुक्त विकल्प दीजिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये 169 है, फिर 21 है और ये 64 है। तो ये किसी न किसी संख्या के वर्गमूल यहाँ से निकलेंगे। तो 169 13 का हो जाएगा, उसके बाद 21 11 का हो जाएगा और 64 8 का हो जाएगा। जोड़ोगे तो 13 11 24 और 8 32 सही बैठ रहा है। तो इस तरह से ही इसको नीचे देख लीजिए, ये 17 का है और ये 441 जो वर्गमूल है वो 21 का है और 225 15 का है। तो यहाँ पर ये बैठेगा 7 और 1 8 5 13 का 3 और इस तरह से हासिल 1 1 2 2 4 और 1 5। तो इसका 53 सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप अन्य विकल्प देखें या ना देखें, ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तार्किक रूप से उपयुक्त विकल्प बनाइए। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, जैसे इसको भी सॉल्व करें। 20 20 पंजे 100 100 -5 सही होगा, 30 7 21 -5 ये गलत हो जाएगा। कोई दूसरी और विधि देखो। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 7 और 3 10, 10 का आधा 5, 30 10 40, 40 का आधा 20। उसी तरह से 145 में क्या जोड़ें जिसका आधा करने पर 95 आ जाए? तो 145 और विकल्प में है 30 जोड़ के नहीं आएगा, 45 45 जोड़ के आ सकता है, 45 45 90, हाँ 190 हो जाएगा और 190 का आधा 95 बैठेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 45। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का पता लगाइए। तो गलत संख्या का पता लगाना है, जैसे श्रृंखला में पहला है 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, ये सभी अभाज्य संख्या चल रही हैं और 33, 43 इसलिए वो 33 एक भाज्य संख्या, इसलिए यही इसका सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ घटाना हो, भाग का अर्थ जोड़ना हो, माइनस का अर्थ गुणा करना हो और गुणा का अर्थ भाग देना हो, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण सही होगी? आपको सारी समीकरण ये सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो आप देख लीजिए इसको, और इसका सही उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसी में बताना है कि 122 अनुपात 170 और समानुपात 290 क्या आएगा। तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा कि 122 जो कि 11 का वर्ग प्लस 1 है, 11 का वर्ग 121 प्लस 1, फिर 13 का वर्ग तो 11 2 13। उसी तरह से ये 289 17 का होता है और 289 प्लस 1 290। तो यहाँ पर 17 2 19 का आना चाहिए और 19 का वर्ग होता है 361 और प्लस 1, तो इस तरह से 362 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, BAC के बैक को ONPR लिखा है, तो इसमें हर अक्षर के आगे 13 13 इसमें जोड़ा गया है। इस तरह से आप देख लीजिए, प्लस 13 है तो B में 13 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, 2 13 2 15, 1 में 13 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा। इस तरह से इसमें आपको जोड़ना है। तो जे होता है 10, 10 में 13 जोड़ोगे W आ जाएगा। तो इसके 2 विकल्प तो खत्म हो गए, A और B। उसके बाद 3 अक्षर इसके समान हैं, WV
ये समान है। तो आप तीसरा अक्षर देख लीजिए 11, 11 में 13 जोड़ोगे तो 24 आएगा, 24 होता है x का, तो इसके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं पर चलना आरंभ किया। तो ए और बी दो बिंदुओं से चलना आरंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर चले, तो 5 इधर की ओर चले, 5 इधर की ओर। अपने दाएं मुड़े जब, तो ये वाला दाएं ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, सॉरी नीचे की ओर, ये नीचे की ओर जाएगा दाएं, और ये ऊपर की ओर चला जाएगा। उसके बाद दोबारा देख लीजिए इसको, दोनों 5-5 चले, 5 ये इधर चला, 5 ये इधर चला, और उसके बाद दोनों दाएं मुड़े, तो ये नीचे की ओर मुड़ जाएगा और ये ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। तो ये 7 बताया गया है और ये भी 7 बताया गया है। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले, तो 5 ये चला तो इसकी सीध में आ जाएगा, 5 ये चला इसकी सीध में आ जाएगा। तो परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो 7 ये था और 7 ये था, तो इस तरह से 14 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 का समय है, तो बताएं सही समय क्या होगा। तो 1:30 एनालॉग घड़ी में, तो कुल मिलाकर के इसमें परछाई वाली बताना है। तो आपको कुल इसमें से 11:60 में से घटाना होता है, 12 बजे में से घटाना होता है, तो 11:60 से घटाओगे 1:30 को, 1:30 घटाओ इसको तो 30 बचेगा, और इधर बचेगा 10, तो 10:30 इसका सही उत्तर होगा। तो 10:30 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 4 छात्राएं एक चकोर मेज के चारों तरफ बैठी हैं। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है एवं बीना कमला के बाईं ओर बैठी है। कौन सी दो छात्राएं आमने सामने बैठी हैं जबकि कमला अंजू के बाईं हैं। तो ये हल्का ही प्रश्न है, देख लीजिए इसको सॉल्व करके, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। एक आकृति दी गई है और इसमें त्रिभुज गिनने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको, इस तरह से गिनते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये 3 त्रिभुज बनेंगे, एक तो ये बड़ा वाला बनेगा और 2 इधर बनेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से देख लीजिए इसको, ये 1 2 और पूरा बड़ा 3 त्रिभुज हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि 3 त्रिभुज इसके खुद में हो गए 3 3 6, 3 3 9 और 3 4 12। अब 4 इसके अंदर हैं, 12 4 16, और इसमें भी तोड़ोगे तो एक ये हो जाएगा 17, और इसी तरह से कुल मिलाकर के इसमें 8 निकलते हैं, तो 12 8 20 हो जाएंगे। तो 12 + 8 20 त्रिभुज होंगे इसके। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक झुंड में कुछ गाय, बैल और 45 मुर्गियां हैं। प्रति 15 जानवर पर एक ग्वाला रखवाली करता है। बैलों की संख्या गायों की 2 गुनी है। यदि कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 186 कम है तो वह कितने ग्वाले हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 6 ग्वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसी में जो 90 प्रश्नों का एक पेपर हुआ था 2015 में, और 90 ही नंबर इसमें अंक थे, और 15 नहीं 20 नंबर का इंटरव्यू था। तो इस तरह से 110 नंबर का पेपर था जिसमें मेरिट भी काफ़ी अच्छी गई थी। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करें। मैं हर परीक्षा के सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट आपको लाता रहूँगा, और जल्द ही इसमें कुछ GS